तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, पोस्ट ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन का बेस्ट एग्जांपल अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो क्रिकेट खेलते हो ना, बराबर ना, हैंगिंग बॉल किया होगा। जस्ट इमेजिन आप लोगों ने वो वाला बॉल हैंग करके रखा है और सिर्फ एक बार उसको आप झटका देके बाहर कहीं पे निकल गए। अब जब वापस आके आप लोग देख रहे हो कुछ समय के बाद, तो आप लोगों को क्या दिखाई देता है? बॉल क्या था? रेस्ट पे था, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय द टाइम उसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड था, वो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद वो क्या हुआ? पूरा का पूरा जीरो हुआ। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या है? एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो एयर रेजिस्टेंस है, दैट एयर रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडिंग द डैम्पिंग। इसको बोला जाता है डैम्पिंग वाला पार्ट। ऑसिलेशंस को डैम्प आउट करना और रिस्पॉन्स को स्मूथ करना, ये काम होता है डैम्पिंग का। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, या अलग अलग चीजें वहां पे बनेगी। तो क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन? पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड द ऑसिलेटर इज कॉल्ड द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एग्जाम्पल देख सकते हो, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जैसे अभी हमने किया। हैंगिंग बॉल इज नथिंग बट द सिंपल पेंडुलम, हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। दैट मोशन डाइज इवेंचुअली एज एयर एक्सर्ट्स अ विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स on the pendulum and there may be some friction at the support। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उसका ऑसिलेशन क्या हो रहा है? मेरा कम होते जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एक सिस्टम देख सकते हो। सो दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेटर। वी आर हैविंग द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बट दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर और फ्लूइड। अब मैं इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करा रहा हूँ और इसको रिलीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या? फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये पानी, ये जो विस्कस ड्रैग है या फिर ये जो फ्रिक्शन है, ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये वाटर, ये लिक्विड प्रोवाइड करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस बी इंटू वी, ठीक है। तो बी क्या होता है? तो दिस बी इज नथिंग बट द डैम्पिंग कांस्टेंट, और ये वी रहेगा वेलोसिटी। वी क्या रहेगा यहाँ पे? वेलोसिटी रहेगा। हमें स्प्रिंग फोर्स भी पता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स हमें पता है। स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा? माइनस के एक्स। तो मुझे यहाँ पे नेट फोर्स मिल जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा? तो ये रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स। तो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? माइनस बी वी। स्प्रिंग फोर्स कितना है? माइनस के एक्स। अब ये नेट फोर्स है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वो क्या बनेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? dv बाई dt बराबर प्लस ये इधर लेके आओ, ये बन जाएगा bv प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। और इस वेलोसिटी को भी क्या लिख सकते हैं? d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी आ जाएगा, बराबर, प्लस ये आ जाएगा dx बाय dt प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद रखना। और डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? बाय द टाइम द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? तो इसका जो सोल्यूशन रहेगा, ये इसकी मेथड हमें है नहीं अभी। ये सारी चीज़ आप लोग इंजीनियरिंग में सीखोगे, M2 में मोस्टली, M1 M2 में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को आगे सिखाई जाएगी। लेकिन अभी के लिए हमें इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है वो समझना।
ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। डैम्प्ड ऑसिलेटर का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज सोल्यूशन x इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाय ट्वाइस m इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। अलग अलग बुक में कॉस लिया गया है, अलग अलग बुक में साइन लिया गया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, हार्मोनिक फंक्शन ही है, साइन भी रहेगा या फिर कॉस भी रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है, और ओमेगा डैश इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। ये क्या रहेगा अपना ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा, 2πn वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ओमेगा डैश मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम उसका स्क्वायर। अब इस ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम ना, इससे किया था ना हमने, बराबर ना। ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा, k बाय एम। तो मुझे यहाँ पे ओमेगा डैश मिल जाएगा, ओमेगा डैश कुछ इस तरह से मिलेगा, अंडर रूट ऑफ k बाय एम माइनस बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम होल स्क्वायर। वंस यू नो द ओमेगा डैश यू कैन गेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन आप लोग यहां से निकाल सकते हो। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, ऐसा आएगा ना वो। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है। नाउ ये जो है ये चीज, दिस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर एंड दैट एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली विथ टाइम, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ना, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, a डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। समझ में आ रहा है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है a डैश विल बी इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम। तो आप लोग देख सकते हो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। क्लियर है ना। अगर मेरे पास डैम्पिंग बहुत छोटी है, डैम्पिंग इज स्मॉल, देन द मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑसिलेशन में हमने सीखा था कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर होता है, बराबर ना। ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन मेरा चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, तो इस के ए स्क्वायर की जगह पे मुझे मिल जाएगा ठीक है, ये कितना बनेगा, हाफ के ए डैश स्क्वायर। एम्पलीट्यूड चाहिए ना, बराबर। तो यहां पे मैं वैल्यू रख सकता हूं के ए डैश की वैल्यू कितनी है, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस ट्वाइस बी टी स्क्वायर है ना वो, डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम। 2 कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे के ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस बी टी डिवाइडेड बाय एम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगेन दिस एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विथ टाइम। क्लियर है ये चीज, आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, तो आप लोग देख सकते हो 4-5 अलग अलग केसेस है, तो हमें यहाँ पे कंपेयर करके चलना पड़ेगा। ये जो ओमेगा नॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट द ओमेगा, सिंबल हमने चेंज किया था। तो ये कंडीशंस आप लोगों को याद रखना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस वेयर देयर इज नो डैम्पिंग। आप लोग देख सकते हैं एम्पलीट्यूड बाय द टाइम क्या है, कांस्टेंट। जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है, बराबर ना, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, कांस्टेंट रह रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सस्टेन्ड ऑसिलेशन या फिर नो डैम्पिंग। इन केस ऑफ नो डैम्पिंग बी की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अगर मेरा डैम्पिंग कांस्टेंट बहुत छोटा है, ठीक है,
और ये जो रेशो है b डिवाइडेड बाई ट्वाइस m एंड दैट इज लेस देन b डिवाइडेड बाई ट्वाइस m लेस देन ओमेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज अ अंडर डैम्प्ड कंडीशन, जहां पे आप लोग देख सकते हो ऑसिलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे, ऑसिलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज होते जा रहे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे b क्या है, छोटा है, और अगर मैं इस b की वैल्यू ज्यादा लेता हूं तो ऑसिलेशन देखना मेरे कुछ अलग तरीके से ये बिहेव करेगा। यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगले केस में आप लोग पैटर्न नहीं देख पाओगे, चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, व्हेन b डिवाइडेड बाय ट्वाइस m इज ग्रेटर देन ओमेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ओवरडैम्प्ड केस। ये क्या होगा, ओवरडैम्प्ड केस। और थर्ड केस इज नथिंग बट द क्रिटिकली डैम्प्ड केस। तो आप लोगों को ये टोटल 4 केसेस याद रखने हैं। कौन से, अंडर डैम्प्ड और उसकी कंडीशन, ओवर डैम्प्ड और ये रहेगा क्रिटिकली डैम्प्ड, जहां पे b डिवाइडेड बाई ट्वाइस m जो है इज इक्वल टू ओमेगा जाए। क्लियर है, कुछ डाउट, आगे बढ़े, याद रखना इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा अपने पास फ्री ऑसिलेशन, पोस्ट ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। डेफिनेशंस है, कुछ डायग्राम है, उसको भी समझ लेते हैं, इक्वेशंस भी लिख के दे दूंगा, जस्ट गो थ्रू दैट। फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू ऑसिलेट और वाइब्रेट ऑन इट्स ओन एंड इट डज सो विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसे कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, बॉल लटकाया, बॉल लटकाने के बाद मैंने बॉल को इनिशियल पुश दे दिया, उसके बाद बॉल क्या करेगा, खुद ब खुद ऑसिलेट करेगा। अज्यूम कर लो कि यह रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, खुद के फ्रीक्वेंसी के साथ वो वहां पे ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा, तो उसे कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, और दूसरा रहेगा फोर्स्ड ऑसिलेशन, the oscillations in which a body oscillate under the influence of an periodic external force is known as forced oscillation। मतलब क्या कर रहा हूं, वो जो बॉल है उसको बार बार पकड़ के पुश करने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, पहले केस में क्या किया था, एक बार ही हमने पुश कर दिया था उसको, लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं, हम बार बार पकड़ के उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम यहां पे उसको पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ऑसिलेशन की, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, इन फोर्स्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम कितना जोर से लगा रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, और उतना ही मेरा वहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट, रेजोनेंस, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ए रेजोनेंस। मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, तो उस केस में उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ए रेजोनेंस। आप लोग देख सकते हो एम्पलीट्यूड स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी, फोर्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ में लिया है, यहाँ पे हमने ओमेगा में लिया है, अलग अलग कंडीशन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एट दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यू आर गेटिंग द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। इसके आइदर साइड, दोनों साइड पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मेरा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे अलग अलग केसेस, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम देख पा रहे हो दैट इज अनडैम्प्ड केस, ठीक है। ये जो सेकेंड केस देख पा रहे हो दैट इज स्मॉल डैम्पिंग,
और ये जो डैश लाइन में है दैट इज लार्ज डैम्पिंग, और ये अपना फ्रीक्वेंसी अगर कुछ इस तरह से मिलता है तो ये रेजोनेंस वाला हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़े से इसके इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, मेरे पास कुछ इस तरह से विच इज टाइम डिपेंडेंट, and this is the frequency of a driving force, f naught is the constant force value। तो टोटल f क्या होगा मेरा यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरा चेंज हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, दैट इज ये एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स इक्वल हो जाएगा। बराबर? तो ये मुझे मिल जाएगा एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ठीक है, इक्वेशन मेरा कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। और देखना, जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास रिस्पॉन्स दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अभी ये जो फैन देख पा रहे हो आप लोग, अभी ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बराबर? लेकिन जब हमने उसको चालू किया था तो क्या हो रहा था वहां पे? उसका स्पीड बढ़ रहा था, बराबर ना? सो वो ट्रांजिशन में था। एक बार उसने कुछ समय के बाद वो स्पीड अचीव कर ली तो अब क्या कर रहा है? वो सेम स्पीड से घूम रहा है, बराबर? सो दैट इज कॉल्ड एज ए स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वाला वर्ड यूज किया जाता है। अगर ये वाला वर्ड यूज किया जा रहा है अ लॉन्ग टाइम के बाद, तो यहां पे इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जब अचीव होता है तब ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करने लगता है। और हमें पता है सिंपल हार्मोनिक, सो सिस्टम विल परफॉर्म एसएचएम। ये स्टेडी स्टेट में पॉसिबल है। क्लियर है? ट्रांजिएंट स्टेट में ये पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अगेन विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए कॉस इन ब्रैकेट ओमेगा डी टी माइनस फाइ नॉट, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमें मिल जाएगा एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस बी ओमेगा डी डिवाइडेड बाय एम होल स्क्वायर। और यहाँ पे फाइ नॉट मुझे मिल जाएगा, फाइ नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कुछ इस तरह से मुझे फाइ नॉट मिलता है। तो ये इक्वेशंस अगर पॉसिबल हुए तो याद रखना, या एक्चुअल में हायर इंजीनियरिंग स्टडीज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस में कुछ क्वेश्चन आने लगे तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और मैथ्स में जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सीखोगे एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आप लोगों को कुछ इसका आइडिया आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? जितना समझ में आया उतना याद रख सकते हो। और जी मेंस के लिए मेरे हिसाब से इसको ये याद नहीं रखा, ये वाला स्लाइड याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन जो प्रीवियस स्लाइड है ये सारे स्लाइड आप लोगों को याद है। ठीक है?